हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक दिन की छुट्टी, तबीयत की नासाजी की वजह से आपको मालूम है कि मैं हाल ही में एक लंबा और तवील सफ़र करके बरतानिया वापस पहुंचा हूं, जिसकी वजह से कुछ थकावट अभी तक बाकी है। और कल का जो दिन था, यानी जो हफ्ते का दिन था, उस दिन पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि जिनके बारे में आपको आगाह करना ज़रूरी था, लेकिन तबीयत इंतहाई नासाज थी, गले की ख़राबी थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, इसलिए आपसे बात ना हो सकी। आज वो तमाम हक़ाइक़ रिसर्च करने के बाद, अपने मुसद्दक़ा ज़राए से जानने के बाद आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हफ्ते की रात को क्या होता रहा। जैसा कि आप सब ने सुन लिया, जान लिया, लेकिन अभी तक वो ख़बरें आप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पाकिस्तान में इन अदारों के बारे में बात करना या इन जर्नैलों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, जो पाकिस्तान की सियासत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। तो नाज़रीन, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की शब जारी था, ऐवान वज़ीर आज़म है, उसके सहन में अचानक 2 हेलीकॉप्टर क्यों नमूदार हुए। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, बल्कि बरतानवी नशरियाती अदारा, जो कि एक बाअसर और बावसूख अदारा समझा जाता है, BBC, ये उसकी स्टोरी है कि 2 हेलीकॉप्टर उस वक़्त जो है ऐवान वज़ीर आज़म में उतरे, जबकि कौमी असम्बली में वोटिंग होने में कुछ ही लम्हात बाकी थे। क्या बातें हुई, 45 मिनट की मीटिंग में क्या क्या कुछ होता रहा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उसी तरह, जिस तरह जब जनरल इसहाक खान ने मियां नवाज शरीफ की असम्बली को बरतरफ किया था, तो जनरल वहीद काकड़ ने उनकी गर्दन पर छड़ी फेर कर उनको एक पैगाम दिया था। कुछ इसी से मिलता जुलता एक पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया गया। लेकिन आप चूँकि जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल भी ऐसी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि ये अफवाह भी फैलाई गई कि वो आर्मी चीफ को बरतरफ करने वाले थे। ये एक अफवाह साबित हुई और आज ये हक़ाइक़ आपके सामने आ चुके हैं कि ये एक ऐसी ख़बर थी कि जिसको मुल्क में और पाकिस्तान की फ़ौज के अदारे और सियासतदानों और ख़ास तौर पर हुकूमत में तज़ाद पैदा करने के लिए फैलाया गया। ये ख़बर किसने फैलाई और उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला इतने तेज़ तरार निकले, इंसाफ की फराहमी बर वक्त और तेज़ देने के लिए वो अपने घर से गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब चल पड़े और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए। लेकिन इस दौरान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हुआ, ये आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक 2 नहीं बल्कि 4 जर्नैल जो है वो 2 मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने 45 मिनट तक धमकियों वाली मुलाकात की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, जिसमें उनको भरपूर धमकियाँ दी गई। और आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, इससे पहले इतवार के रोज़ ISPR, जो कि फ़ौज का एक ऐसा इदारा है जो उनकी तर्जमानी करता है, प्रेस रिलीज जारी करता है, उन्होंने ये इस खबर की तरदीद कर दी है, इस BBC की स्टोरी की तरदीद की है। लेकिन कोई ऐसा अंदिया ज़ाहिर नहीं किया कि जिससे BBC पर डेफर्मेशन करने का कोई जो है इरादा रखते हों। लेकिन इस बात की तरदीद की है कि ना तो कोई हेलीकॉप्टर पहुँचे, ना ही वज़ीर आज़म को कोई धमकियाँ दी गईं। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आखिरकार इस दौरान में हफ्ते की शाम को किसके कहने पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुले और किसके कहने पर अतर मिनल्ला जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट की तरफ रवाना हुए। कहा जाता है कि एक शख्स ने दरख्वास्त दी जिसका नाम मौलवी इकबाल हैदर बताया जाता है। मौलवी इकबाल हैदर वो शख्स है कि जो कि एजेंसियों का टाउट है
और उसने ये दरख्वास्त दी, अदालतों में दरख्वास्तें देना उसका काम है। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने ये पाबंदी लगा रखी थी कि इस शख्स की किसी भी दरख्वास्त को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एंटरटेन ना करे। तो उस शख्स की एक बेमैनी सी दरख्वास्त पर और एक बेमैनी सी खबर की तस्दीक किए बगैर अतर मिनल्ला भी हरकत में आ गए, कानून भी हरकत में आ गया, प्रिजनर्स की गाड़ी मंगवाई गई और जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोले गए और सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खोले गए। इस सारी सूरत हाल में जब ये हेलीकॉप्टर ईवान वज़ीर आज़म में पहुँचे तो ये कहा जाता है कि धमकियों का एक सिलसिला जारी हो गया। अब आप देखिए, पहली तो ये बात ही बेबुनियाद थी। इससे थोड़ी देर पहले ही सीनियर सहाफ़ियों के एक इज्तिमा में, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुसूसी तौर पर बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर को जब ये बताया गया कि ऐसी खबरें चल रही हैं तो उन्होंने कहकगा लगाया और कहा कि मैं ऐसी बात क्यों करूंगा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ कर दूं। लेकिन हालांकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए, आइनी तौर पर देखा जाए, तो वज़ीर आज़म का ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त आर्मी चीफ को बरतरफ कर सकते हैं और नए आर्मी चीफ को तैनात कर सकते हैं। लेकिन क्या आर्मी चीफ के पास, जनरल बाजवा के पास या दूसरे जो जनरल वहाँ पे ईवान वज़ीर आज़म में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आए, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो जो है हुकूमत के वज़ीर आज़म को धमकियाँ दें और उनको ये चॉइस दें कि ये कर लें या वो कर लें, या इस रास्ते से निकल जाएं या उस रास्ते से निकल जाएं? क्या ये इख्तियार आर्मी चीफ के पास है? ये सरासर बगावत है, ये मुल्क के कानून और आइन के साथ बगावत है और इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए। और जो शख्स भी इस चीज़ का ज़िम्मेदार निकले और वो जो है उसको आर्टिकल 6 के तहत उसके ख़िलाफ़ बगावत की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो कोई भी। देखिए, अदारे जो हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम बहुत ज़रूरी है, उनका तक़द्दुस बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और अब तो ये बरसरेआम कहा जा रहा है और लोग जो हैं इस इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के चंद जर्नल उन्होंने उन शहदा की कुर्बानियों को, जिन्होंने 80,000 शहदा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको अमरीकियों के हाथ में बेच दिया है। और कौमी सलामती के बारे में जो ख़त लिखा गया था, कौमी सलामती की कमेटी में यही पाकिस्तान की फ़ौज के अफराद जो हैं उससे मुत्तफ़िक हो चुके थे। और जब ये सारा कुछ इनके इल्म में आ चुका था कि ऐसा कोई ख़त लिखा गया है कि जिसमें ये धमकी दी गई है कि अगर तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को इबरत का निशान बनाया जाएगा, बदला लिया जाएगा, तो जब ये सारी चीज़ें कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के नोटिस में थी, तो फिर किसके हुक्म पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही थी? किसके हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि जो है वो वोटिंग कराई जाए तहरीक अदम इत्मीनान पर? और ये सारा खेल क्यों खेला गया, किसके कहने पर खेला गया? यकीनन ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था। और ये भी ज़राइर का कहना है कि जनरल बाजवा इमरान खान से 3 साल की एक्सटेंशन मांग रहे थे, जिसके इनकार में उनको सज़ा देने का फ़ैसला किया गया और पाकिस्तान की कौम के जज्बात और पाकिस्तान की सालमियत की बात को मद्देनज़र ना रखा गया और गैर मुल्की ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी थी और तहरीक अदम इत्मीनान की कामयाबी के बड़े वो ख्वाह थे, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया। नाज़रीन, शायद आपके नॉलेज में ना हो कि मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में एक और भी बहुत बड़ा कारनामा हुआ था। और आपको अगर मैं आज ये कारनामा बताऊं तो आपकी आंखें हैरत से खुली रह जाएंगी। अमेरिका ने एक मुआहदा जो है उस पर दस्तखत करने के लिए 3 मुल्कों को कहा था, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि वो 3 मुल्क जो हैं वो एटॉमिक जो हथियार हैं उनकी सप्लाई की जो वो तंजीम है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर बन जाए। उनमें एक पाकिस्तान था, एक भारत था और एक इसराइल था। आपने ये मेरी बात इंतहाई गौर से सुननी है। ये 3 ममालिक थे। अच्छा, उसमें पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हम तो कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल ही नहीं है कि हम एटमी हथियार बेचेंगे बाद में और हमें इसका मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसराइल ने कहा कि हम तो बिल्कुल, इसराइल तो डिनाई करता है हमेशा से कि उसके पास किसी किस्म के एटमी हथियार हैं, लिहाजा उसने भी इनकार कर दिया। इंडिया को ज़बरदस्ती उस तंजीम का, जिसको NTS कहा जाता है, उस NST कहा जाता है, उस तंजीम का मेंबर बनाने के लिए पाकिस्तान से ये पूछा गया। मियाँ बीमार शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत थी और पाकिस्तान से ये पूछा गया कि अगर हम इंडिया को यानी बग़ैर दस्तखत किए इस तंजीम का
मेंबर बना दें तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा। तो मियाँ बीमार शरीफ उर्फ नवाज शरीफ ने इस पर आमादगी का इजहार कर दिया और पाकिस्तान की इस आमादगी के बाद भारत उस अदारे का बग़ैर दस्तखत किए मेंबर बन गया कि जिसके तहत वो दुनिया भर में एटमी हथियार जो हैं वो सप्लाई कर सकता है। और इंडिया ने उस वक्त दस्तखत करने से इसलिए भी इनकार किया था कि उसने ये कहा था कि मुझे जब तक चीन से ख़तरा है मैं दस्तखत नहीं करूँगा। लेकिन उसको बगैर दस्तखत किए उसी वक्त मेंबर बनाया जा सकता था जब पाकिस्तान आमादगी ज़ाहिर करता। तो पाकिस्तान ने आमादगी ज़ाहिर कर दी और ये मियाँ बीमार शरीफ का ये मैंने आपको किस्सा इसलिए सुनाया है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में जिन लोगों ने अरबों डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में तहरीक अदम इत्मीनान की कामयाबी के लिए लगाए हैं और जो लोग क्राइम मिनिस्टर को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं, जिन पर अदालतों के मुकदमात हैं, जो ज़मानतों पर जो फ़र्द जुर्म के मामले में अभी तक जो है वो अदालत का सामना करने से गुरेज कर रहे हैं, तो क्या वो जो उनके मकासद हैं वो मकासद वो पूरे नहीं करेंगे? यकीनन अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहरियों को अपने एटमी प्रोग्राम की फ़िक्र करनी चाहिए। और वो फ़िक्र जो है वो इमरान खान चूँकि कर रहा था और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इसलिए उसको सज़ा देने के लिए सारा खेल रचाया गया। लेकिन सारे मामले में मैं आज का जो व्लॉग है उसको इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज के चंद जर्नैल अपना ज़मीर ना बेचते, अपना गैर मुल्की ताकतों के हाथों खिलौना ना बनते, तो क्या ये मुमकिन था? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले दे सकती थी कि वो कौमी असम्बली के मामलात में इंटरफेयर करे? या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे वो किसके कहने पर खोले गए, इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। और आज जब आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, कोर कमांडर का एक इजलास हो रहा है, कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है और मेरी इतलात के मुताबिक उसमें ये मामला भी रखा जा रहा है कि ये सारा खेल किसके कहने पर चलाया जा रहा है और वो कौन। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल अपने मुसद्दक़ा ज़राए से और आज की BBC की जो कल की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में ये बड़े मतलब तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि इसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ है। और जो पंजाबी में कहते हैं कि वो नोट जो है ना थंब लिए गए हैं और वो जो है ना बोरियों के मुंह जर्नलिस्ट और जीम जिसके बारे में कहा जाता है आमतौर पे कि कुछ जो है 80% जर्नलिस्ट। और उसके साथ साथ आप देखिए कि अगर ये मेरी बात गलत है तो आप बताइए कि जर्नलिस्ट अदारे जो मतलब कौमी अखबारात हैं या कौमी TV चैनल्स हैं उनकी जो कहानियां हैं वो क्या कह रही हैं। और एक ख़बर भी जो है वो इंसार अब्बासी के ज़रिए ब्रेक करवाई गई, क्योंकि ये आमतौर पर आर्मी का तरीक़ाकार है, या तो ISPR उसकी ख़बर को जारी करता है या फिर वो किसी न किसी ऐसे ज़रिए से वो ख़बर जारी करवाते हैं जिससे रद्द अमल देखा जाए। तो एक ख़बर जो है जंग और जियो में इंसार अब्बासी के ज़रिए भी जो है वो लॉन्च करवाई गई और जिसमें ये जो है वो अंदिया दिया गया कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज जो ख़बर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को बरतरफ करने का फ़ैसला, इस तरह की ख़बरें कौन फैला रहा था? और अगर कोई फैला भी रहा था तो क्या आर्मी चीफ इतने भोले भाले नन्हे मुन्ने बच्चे थे कि वो इन ख़बरों के पीछे हेलीकॉप्टर में बैठ के तो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए और धमकियों का सिलसिला जारी कर दिया और फिर अतर मिनल्ला को मुतहरक कर दिया गया, मौलवी इकबाल हैदर को मुतहरक कर दिया गया? ये कौन लोग कर रहे थे? ये यकीनन वो लोग कर रहे थे जो इस साजिश का शुरू दिन से हिस्सा हैं। जब ये कौमी सलामती के इदारों के नॉलेज में था कि कौमी सलामती को ख़तरा है और एक ऐसा ख़त भी उन्होंने देखा जो उन्होंने देखा जब वज़ीर। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ओपोजिशन जो इस इजलास में शामिल नहीं हुई और उस ख़त को नहीं देखना चाहती थी, ओपोजिशन के वो लोग जिनको हवा दी जा रही थी वो उस ख़त से पहले से ही वाकिफ़ थे। उनको बता दिया गया था कि तुम्हारी तहरीक अदम इत्मीनान को यकीनन कामयाब करवाया जाएगा, हर सूरत में कामयाब करवाया जाएगा, बोरियों के मुंह खोल दिए जाएंगे क्योंकि इसी में हमारी बका है। और वो जो कहते हैं कि फ़िरौन के घर मूसा पैदा हो गया था और मूसा जो है वो उनको तंग कर रहा था, उसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आने वाले दिनों में ये इस कदर जो है वो इमरान खान ताकतवर होकर सामने आएगा कि इनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको ये भी इतला दे दूँ कि मियाँ बीमार शरीफ उर्फ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान ना जाने का फ़ैसला किया है।
अभी तक पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया है, क्योंकि उनके ज़राए उनको ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि मुमकिन है कि 3 माह में, अगले 3 माह में इलेक्शन करवाने पड़ जाएं, क्योंकि बहरान इतना बढ़ जाएगा कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं, दोबारा इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, तो ये जो मुल्क से भागे हुए भगोड़े हैं, इनको दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। और इमरान खान ने पिछले इक़्तिदार में तो कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, अब वो कहता है मैं इनको फंसाऊंगा। तो ये अब इस बात पर भी जो है वो फ़िक्रमंद हैं कि पाकिस्तान ना जाया जाए। और इन्होंने फ़ैसला किया है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, नताइज नहीं आ जाते, ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मुझे तो यूं ही लगता है कि वो जो बॉक्स है DHL का, उसका ही ऑर्डर करना पड़ेगा और फिर ही मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान जा सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।